2023 और 24 के सेशन के लिए जो भी छात्र परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर किस प्रकार का होता है और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे और सभी लगभग प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर होने वाला है आप सभी के लिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय रहते सारी जानकारी सारी वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए ये जो मॉडल पेपर है वो देखिए ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इस बार भी इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपकी परीक्षा इस बार आएंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और हिंदी काव्य का पेपर है। सब यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदी काव्य का पेपर है तो हिंदी काव्य है तो हिंदी काव्य जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी यूनिवर्सिटियों में सेम ही आएंगे। ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत मिसमैच होगा लेकिन लगभग सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है, 75 नंबर का पूर्णांक है। अब आप पूछेंगे बहुत सारे छात्र कि किस यूनिवर्सिटी का है, तो लगभग सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण, जहाँ पर परीक्षाएं हिंदी काव्य की होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण वाले विद्वानों के नाम। इस प्रश्न का मतलब ये है कि आपने आदिकाल तो नाम सुना ही है ना, आदिकाल के और कौन कौन से नाम हैं, आदिकाल को अन्य और कौन कौन नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन जिन नाम से जाना जाता है वो कौन कौन से नाम हैं और उनके रचना उनके मतलब कि नामकरण करने वाले जिन्होंने उस नाम को दिया है वो कौन कौन से विद्वान हैं, उनका नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ कवि इसको चरण काल भी बोलते हैं, कुछ कवि इसे वीर काल बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारे काल हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आदिकाल को कहा जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा, ठीक, गाथा काल। ठीक है, इसको कहा है, किसने कहा है, इसको कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप क्या जाएंगे, ठीक है, वीर काल, वीर काल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएंगे आपकी। ठीक है, और आदिकाल, आदिकाल का नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया ही है। ठीक है, आदिकाल का जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। नंबर 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, आरंभिक काल, तो आरंभिक काल का जो नाम है वो रखे मिश्र बंधु। ठीक है, आदिकाल को आरंभिक काल कहे हैं मिश्र बंधु लोग। ठीक है, और बीजोपन काल इसको कहा है महाप्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये हैं आदिकाल के अन्य नाम और उन अन्य नाम का नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर, आपकी परीक्षा में 100% श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके, और ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, वीरगाथा काल, आदिकाल और आरंभिक काल। ठीक है, ये ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख विशेषताएं। तो सूफी जो काव्य है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर आप 1 पे लिख सकते हैं प्रेम का महत्व। ठीक है, प्रेम का महत्व, सूफी काव्य की सर्वप्रथम विशेषता उनमें प्रेम का उद्गम वेग है। यानी कि जो सूफी काव्य धारा की जो रचना है उसमें मुख्य विशेषता है प्रेम का महत्व। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे आप लोग विरह भावना का आधिक्य। यानी कि जो सूफी काव्य हैं उसमें प्रेम के विरह यानी कि मतलब कि जब कोई किसी से अलग होता है, ठीक है, तो वहाँ पर विरह वाली भावना, ठीक है, यानी कि दुख वाली भावना व्यक्त होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है सूफी काव्य की 2। ठीक है,
इसी तरह अन्य भी बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन आप 2 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अति ही लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको मतलब कि छोटा ही लिखना होता है। अब अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए, यानी कि द्विवेदी युग की किन्हीं 6 जो रचनाकार हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है, कवि के नाम लिखिए। तो इस काल के बहुत सारे प्रमुख कवि हैं, लेकिन कुछ जो 6 हम आपको बताने वाले हैं वो जरूर ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पे हैं, जो भी आपको मालूम हो लिख सकते हैं। नंबर 1 पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं रामचरित उपाध्याय जी को। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय को। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं आप लोग, जगन्नाथ दास जी को। नंबर 5 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर 5 पे आप लिख सकते हैं बहुत सारे हैं, इसमें आप लिख दीजिएगा मुकुटधर पांडे जी, मुकुटधर पांडे जी। नंबर 6 पे आप लोग लिख सकते हैं श्रीधर पाठक या फिर गया प्रसाद शुक्ल जी, ठीक है। ये हो गए पूरे के पूरे 6 द्विवेदी युग के कवि, ठीक है, और साहित्यकार, या फिर आप साहित्यकार बोले या फिर कवि बोले, सेम ही है, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, मतलब उनको कौन कौन सी अचीवमेंट, कौन कौन से जो उनको मतलब कि आप लोग बोलते नहीं कि उपाधि, किसी किसी इंसान को उपाधि, मतलब किसी काम में वो एक्सपर्ट रहता है और बहुत अच्छा जानकारी रहती है, ठीक है, तो उसको एक उपाधि के नाम से उसे सम्मानित किया जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति, और मैं आपको कवि विद्यापति की एक और फैक्ट बता दे रहा हूँ। कवि विद्यापति से जुड़े सबसे ज़्यादा प्रश्न बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कवि विद्यापति से जुड़े, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है, इनसे जुड़े करीब करीब आपकी परीक्षा में प्रश्न 10-15 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, सिर्फ इन्हीं से जुड़े आपको तैयार करना है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इनको कुछ उपाधियां हैं। नंबर 1 पे आप लिखेंगे मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल एक उपाधि है इनकी, ठीक है। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, ये 2 नंबर की इनकी उपाधि है। नंबर 3 पे आप लिख सकते हैं, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 पे लिख दीजिएगा नव कवि, ठीक है। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं कवि शेखर। नंबर 5 पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, खेलन कवि। नंबर 6 पे आप लिख सकते हैं कवि रंजन, ठीक है। इन आदि नामों एवं उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ज्यादा तब 4 आता है, फिर 6 आता है, तो 4 आएगा तो 4 लिख दीजिएगा, 6 आएगा तो 6 लिख दीजिएगा, 6 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, कौन नहीं जानता कि तुलसीदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं, आप सभी जानते हैं, फिर भी क्वेश्चन है तो बताना तो बनता ही है। नंबर 1 पे आप लिख दीजिएगा रामचरितमानस। नंबर 2 पे आप लोग लिख दीजिएगा जानकी मंगल। नंबर 3 पे आप लिख दीजिएगा दोहावली। नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा कवितावली। नंबर 5 पे आप लोग लिख दीजिएगा सतसई। नंबर 6 पे आप लोग लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा विनय पत्रिका। नंबर आप लोग 7 पे लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर 7 पे आप लोग लिख दीजिएगा वैराग्य संदीपनी। नंबर 8 पे लिख दीजिएगा आप लोग जानकी मंगल, ठीक है, या फिर भैरव रामायण। तो इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं, बहुत बहुत ज़्यादा रचनाएं, लेकिन मैंने आपको 8 रचनाएं, 9 रचनाएं बता दिया। 4 आएगा तो 4 लिख दीजिएगा, 6 रचनाएं पूछेगा तो 6 लिख दीजिएगा, 8 पूछेगा तो 8 लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने 8 रचनाएं आपको बता दी हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया अभी। अगला प्रश्न है भाई कि अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी पाठ्य पुस्तक का मतलब ये हुआ कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कबीर दास का कोई एक दोहा लिखिए, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ पर टाइप करते नहीं बनना, वरना मैं लिख देता एक कनक, मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक कनक अरु कामनी दुर्गम घाटी दोय, चलो चलो सब कोई कहें पहुँचे बिरला कोई, ठीक है। तो इस प्रकार आप
एक दोहा का नाम लिख देंगे, जो भी आपको याद हो। इनके जब आप फ्लेवर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो ये चाहे आप लिख दीजिएगा जो मैंने बताया, या फिर आप कोई और लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लिख दीजिएगा, एक कनक अरु कामन, ठीक है, कामनी दुर्गम घाटी दोय, चलो चलो सब कोई कहें, पहुँचे बिरला कोय, ठीक है। इसकी मैं परिभाषा भी, अगर मैं आपको इसका अर्थ बताना चाहूँ तो आप अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि ये कह रहा है कि वे नारी जाति के ही विरोधी थे, उनका विरोध भोग विलय, ठीक है, भोग विलास समयी नारियों से ही रहा है, क्योंकि पवित्र आचरण वाली सात्विक नारियों की उन्होंने प्रशंसा भी की है, ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग बुक में या फिर क्वेश्चन बैंक में पढ़ लेंगे, ठीक है आप लोग। ओके, एक यहाँ पर दोहा के बारे में आया तो दोहा मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों के नाम लिखिए। तो यानी घनानंद के 5 छंदों के नाम लिखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। तो इनके प्रमुख, तो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, इनकी प्रमुख में है सवैया एवं, ठीक है, सवैया एवं कवित्त छंद है। लेकिन यहाँ पर पूछा है 5 छंदों के नाम। तो नंबर 1 पे आप लोग लिख दीजिएगा कवित्त सवैया, नंबर 2 पे लिख दीजिएगा कवित्त, नंबर 3 पे आप लोग लिख दीजिएगा दोहा, नंबर 4 पे लिख दीजिएगा चौपाई, नंबर 5 पे लिख दीजिएगा त्रिलोकी, नंबर 6 पे लिख दीजिएगा आप लोग निशाती, ठीक है। बस आप 6 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हालांकि 5 ही की बात हुई, लेकिन मैं 6 बता दिया हूँ क्योंकि हो सकता है 6 आ जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी 5 रचनाओं के नाम लिखना है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 पे है, ठीक है, अंधेर नगरी लिख दीजिएगा। नंबर 2 पे लिख दीजिएगा सत्य हरिश्चंद्र, जो कि आपने सुनी भी होगी, राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी, ठीक है। नंबर 3 पे आप लोग लिख दीजिएगा श्री चंद्रावली, ठीक है। नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा भारत दुर्दशा। नंबर 5 पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। नंबर 6 पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, नील देवी। बस 6 लिख दीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इतने लिख देंगे तब भी यहाँ पर बात हुई है सिर्फ और सिर्फ कितनी, 5 ही की। मैंने 6 बता दिया, हो सकता है 6 आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आता है। तो 4 आता तो 5 है तो 6, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कि धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम। तो धर्मवीर की जो कुछ काव्य संग्रह, उनके नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि नंबर 1 पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो नंबर 1 पे लिख दीजिएगा ठंडा लोहा, ओके। नंबर 2 पे लिख दीजिएगा आप लोग, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, ठंडा लोहा। नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे 7 गीत वर्ष। नंबर 3 पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है, सपना अभी भी, ठीक है, सपना अभी भी। और नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कनुप्रिया। बस आपको 4 लिख देने, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि साहित्य में शोध के बारे में प्रश्न है, ठीक है। तो मतलब कोई भी साहित्य में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, शोध का मतलब यही होता है कि नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण। यानी कि जो पुरानी चीज़ है उसमें कुछ परीक्षण करके उसमें क्या नया और निकल सकता है, ठीक है, उसी को हम शोध कहते हैं। तो यानी कि साहित्य में जो चीज़ पुरानी हो गई है या फिर कुछ जो चीज़ है, ठीक है, उसमें उसके बारे में और रिसर्च करके क्या इसमें और बन सकता है, इससे और क्या अच्छा लोगों को बताया जा सकता है, ठीक है, वो चीज़ निकाली जाती है शोध में। तो उसी को बोलते हैं साहित्य में शोध, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हार्ड लेवल का है। साहित्यिक से शोध से जुड़ा करीब करीब एक अति लघु उत्तर में प्रश्न आता है और एक लघु उत्तर में भी कभी कभी देखने को मिलता है, दीर्घ उत्तर में। कुल मिला के 2 प्रश्न आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब खंड बा में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। कुछ यहाँ पर पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसका आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, और कुछ प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देना होगा, जो कि हम आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि कुल 8 प्रश्न हैं, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है।
प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहला अवतरण या किसी किसी में यहाँ पर अवतरण बोलते हैं, कोई कोई इसको पैराग्राफ बोल देता है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी कि जो पंक्ति है, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो किस लेसन से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रसंग में बताना रहेगा इसमें किस चीज़ का निचोड़ है, और व्याख्या में इसका आप लोगों को व्याख्या मतलब बताना रहेगा। ठीक है, अर्थ जिसको बोलते हैं। तो ये करना होता आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या। तो संदर्भ में आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश, ठीक है, गद्यांश या फिर पद्यांश जो भी है, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश इस लेसन से या इस पाठ से लिया गया है जिसके रचनाकार ये कवि हैं। ठीक है, और बस इतना लिख देंगे आपको, संदर्भ क्लियर। उसके बाद प्रसंग में आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें कि राधा जी का मार्मिक वर्णन किया गया है, राधा जी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। ये पैराग्राफ हो गया। इसी तरह आपको दूसरा आपको पैराग्राफ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पैराग्राफ है ये किसका है, ये है विद्यापति जी का। तो विद्यापति जी की जो सौंदर्य दर्शन है, ठीक है, विद्यापति की, ठीक है, विद्यापति का जो सौंदर्य दर्शन है वहीं से ये पंक्ति, ये पैराग्राफ लिया गया है। तो इस पंक्ति और इस पैराग्राफ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। ठीक है, और अगर उसके बारे में नहीं जानकारी है तो अथवा करके आपको दिया जाएगा कि इस पैराग्राफ के बारे में आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या कह सकते हैं कि गोकुल सबे गोकुल उपासी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के रचनाकार मतलब कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो सूरदास जी का है। ठीक है, और इसी तरह आपको कुछ और भी अवतरण दिए जाएंगे यहाँ पर, काट अंध उर के बंधन अस्त्र। तो जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, ठीक है, उनमें से किन्हीं दो जो पैराग्राफ है, अवतरण है, उनके संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। जैसे कि ऊपर का हो गया, उसमें से एक करना है, 3 नंबर में से एक करना है। ठीक है, चाहे आप पहला वाला कर दीजिए यहाँ वाला, चाहे ये वाला कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ये लघु उत्तरे का, लिखा है कि नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका जो सिंपल सा परिचय है वो आप लिख सकते हैं कि भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल संस्कृत्यान जो कि प्रमुख कवि हैं, इन्होंने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय आदि नाम से पुकारा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जो काव्य की जो इनकी रचनाएं हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसमें क्या आपको विशेष देखने को मिलता है रचनाओं में। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि कबीर दास जी हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में, जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है, उसमें भाव दिखता है कि हाँ भाई इस जो पैराग्राफ जो रचनाएं हैं रची हैं उनमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार की फीलिंग आ रही है। ठीक है, और उसके बाद उसमें अलंकार भी दिखता है कि हाँ भाई इस जो रचना है इसमें कौन सा अलंकार का ज़्यादा यूज किया गया, फिर कौन सा अलंकार इसमें निकल रहा है। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई। और इनके उसमें बौद्धिकता की प्रधानता दिखती है, यानी कि बौद्धिकता का मतलब ये हुआ कि, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ठीक है, बौद्धिकता की प्रधानता यानी कि बुद्धि की सर्वश्रेष्ठता मानी जाती है। ठीक है, कि किस जो रचना है उसमें कौन सी बुद्धि का यूज किया गया है, कौन से सर्वप्रथम उस चीज़ का यूज किया गया है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी इनकी विशेषताएं, बस आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप छंद भी लिख सकते हैं कि इनकी बहुत सारी रचनाएं जिनमें छंद के बारे में बताया गया, तो ये छंद भी एक प्रमुख विशेषता है, जो कि छंद दिखता है रचनाओं में इनकी, तो ये भी प्रमुख विशेषता ही वहाँ आ गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% श्योर आएगा परीक्षा में। कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य के विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए, आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निराला द्वारा रचित तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य
ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। 9 नंबर शोध की परिभाषा देते हैं, उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शोध के बारे में मैंने आपको बताया था अभी अति लघु उत्तर में कि शोध से जुड़े करीब करीब 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तर में भी आएगा और लघु उत्तर में भी आएगा। तो शोध की परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। शोध का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, आप लोग फिर से बोले तो फिर से बता दें। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका ठीक है, पुनः परीक्षण करना, या फिर पुरानी चीज़ है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़, मतलब कि कुछ उसमें से निचोड़ निकालना कि इससे और क्या किया जा सकता है और उससे इसमें और क्या अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो उसी को शोध बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया, और उसका महत्व क्या है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब भाई दीर्घ उत्तर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो यहाँ पर आपको करीब करीब 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला है हिंदी के इतिहास के बारे में लिखना, यानी कि हिंदी का जो साहित्य का इतिहास उसके बारे में लिखना। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, 100% परीक्षा में आएगा ही आएगा। 11 नंबर सगुण भक्ति धारा में तुलसी के स्थान का निर्धारण कीजिए, यानी कि जो तुलसीदास जी इनके बारे में प्रश्न आएगा, श्योर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन, आज्ञे जी से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसमें से एक प्रश्न फंस जाएगा, ठीक है। एक तो पक्का फंसेगा, ठीक है। हो सकता है 2 भी फंस जाएं, लेकिन एक तो पक्का फंसेगा। अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया तो आपको उसके लिए 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग जो मेरा मेथड है ये अपनाइए, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करिए। बाकी आने वाले दिनों में और भी हम आपको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और अगर इस मॉडल पेपर को प्राप्त करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।